I would now like to request Kishwar Nahid to give the report on the Writers Literature Workshop, after which there will be a discussion session. हमारी वर्कशॉप में अच्छाई या बुराई ये थी कि हम सब राइटर्स एक कोने में इकट्ठे थे और अपने अपने अदब का तज्जिया भी कर रहे थे और एक दूसरे के बारे में मजमून भी सुन रहे थे। और ये बड़ा अजीब सा होता है कि आप अपने बारे में मजमून खुद ही सुन रहे हो बजाय आप सबके सुनने के। तो ये बात फहमीदा और मुझे 2-3 दफ़ा उठाना पड़ा कि हम हाली और शिबली का मुकालमा होता था, मुसद्दस से हाली और दिखाई जाती थी और मवाज़ना यानी से तबीर हो रहा था और बड़ी अच्छे मज़ामीन थे। और मुझे मतलब ये कि ये अफसोस कर सकती हूँ कि सब लोगों को सुनने का मौका नहीं मिला और सब लोगों ने क्यों नहीं सुना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मज़ामीन जो हम जानते थे कि क्या लिखा गया है वो हमने सुने। बड़ी मेहनत से मज़ामीन लिखे गए थे, उसका खुलासा मैं आपको बयान करूँगी। पहले मैं ये बताऊँ कि हमारे ग्रुप में कौन कौन लिखने वालियाँ मौजूद थीं। मैं जैसा कि बताया रूबी ने, मैं फैसिलिटेटर थी और सईदा गजदर हमारी रिपोर्टर थी, कविता रियाज थी। हमारे ग्रुप में इरशाद खालिद मुल्तान से आई थी, इस वक्त नहीं है। शबनम शकील इस्लामाबाद से कल हमारे साथ ज्वाइन किया उन्होंने। सरवत मोहिउद्दीन इस्लामाबाद से यहीं दोनों दिन हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में रही। अतिया दाऊद कराची से, सिंध से मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस में थी। उम्मे अमारा जो एबटाबाद होती है लेकिन कराची से इस वक्त आई थी। गजदर कराची से आई थी, अदरा अब्बास कराची से आई थी, शाहिदा हसन कराची से, बुशरा एजाज लाहौर से, जोया लाहौर से और आज हमारे साथ परवीन शाकिर भी शामिल है। ये तो हमारा ग्रुप था। अब इसमें मज़ामीन जो पढ़े गए उनके मौज़ूआत और उसके कुछ के खुलासे, ताकि आप लोग, जैसे कि हमारा शेयर करने का स्टाइल है, हम उसको थोड़ा सा शेयर कर सकें। अतिया दाऊद ने सबसे पहले मजमून पढ़ा, सिंधी औरत की कहानी, कुछ मज़ामीन के हवाले से, कुछ सोशियोलॉजी के हवाले से, कुछ कहानी के हवाले से। उसमें जो बुनियादी नुकात उन्होंने उठाए उसका खुलासा मैं आपको पेश करती हूँ। पहला मसला वही जो सारे मुल्क का मसला है कि बेजोड़ शादियाँ सिंध में ख़ास तौर से एक दस्तूर के तहत होती रहती हैं, जिसमें बड़ी उम्र के आदमी से छोटी बच्ची की शादी और या एक इम्पोर्टेंट आदमी से एक फाल लड़की की शादी, या फिर ये कि शादी की वो मंजिल और उसमें मुहावरे क्रिएट किए गए। और ये सब तक मुहावरों की सपोर्ट ली जाती है कि लड़की जब ज़रा घड़ा उठाने के काबिल हो जाए तो उसे दूसरे घर भेज देना चाहिए, ये उसकी जवानी की मंजिल करार पाती है। इसी तरह दूसरा मुहावरा जो उन्होंने बताया कि कहानियों और चीज़ों में किया जाता है कि औरत वही अच्छी और लड़की वही अच्छी जो शेर जैसे बहादुर की निगरानी में रहे, और शेर जैसा बहादुर जाहिर है सिर्फ मर्द हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह अभी तक लोरियों में और फोक में ऐसे मिसरे आते हैं कि कभी ना पैदा हो तेरी बहन, अगर कोई लड़की पैदा हो जाए तो लोरी देते हुए माँ खुद गाती है कि कभी ना पैदा हो तेरी बहन। इसी तरह लड़की की खेलकूद तक पे निगरानी इसलिए है कि उसका जिस्म हिलेगा, एक्सरसाइज करेगी तो उसके जिस्म में की नशोनुमा होगी, जो कि गलत है। और इसको मजीद भरपूर तरीके पे इसको कायम करने के लिए बहुत से इलाकों में अब भी लड़कियों की छातियों को दबाने की रस्म अदा की जाती है और उस पर तरह तरह की चीज़ें फेरी जाती हैं ताकि वो उभर ना सके। वो तो आपने आम सुना है, और जो उन्होंने कहा कुरान शरीफ से शादी का मरहला तो एक आम बात है, ख़ासतौर से सैयद घरानों में तो अब तक चलता है। और ये तस्वुर भी अभी तक काबिल कबूल है, जो कि बेप्सी ने अपने नावल में बहुत ज़बरदस्त तरीके पर लिखा है कि औरत माहवारी के दिनों में नापाक होती है कि जिस चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, और उसके दूसरों के पास बैठना भी उसका मायूं भी होता है, और वही के लड़के के सहारे को आला सहारा और अरफा सहारा तस्वुर किया जाता है। अतिया ने बच्चों के खेलों में भी जिनसी इम्तियाज़ को हमारे सामने पेश किया और निसाब में भी जिनसी इम्तियाज़ को पेश किया, और एक वो चीज़ कि नौजवान बच्ची की जिनसे महफूज लाताल्लुक रखने के लिए उसको
छल्ला चढ़ा दिया जाता है ताकि वो किसी तरह से किसी नापाकी और बदफेली को ना कर सके। इस औरतों को अलग करने और औरतों को एक तरह से तकद्दुस देने की एक हुनर ये भी आजमाया जाता है कि औरतों का जनाजा रात को निकाला जाता है और औरतों की अलग कब्रिस्तान भी बनाए जाते हैं। वो कहानियां जो नूरुल हुदा या अब्दुल कादिर जो के जरिए हम तक पहुंची, वो कहानियां नहीं, वो सच है कि लड़कियों को और उन बच्चियों को जिनकी तरफ पीर साहब की नजर हो जाए, उनको उनकी खिदमत में सजा बना के पेश किया जाता है उनको, और जब उनका जी भर जाए तो वो उसको दादो दहेज करके रुखसत कर देते हैं। उसको फिर बाद में पीर जी की ऊँटनी कहा जाता है। वो विरासत में उसकी औलाद का कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये कि वो हमेशा उसकी वही शनाख्त कायम रखने की कोशिश की जाती है। जिन आने के किस्से भी हमारे यहाँ भी सारे ज़मानों में, और जिन उतारने के किस्से भी हैं, और इस के अलावा ये भी किस्से हैं, और जो सिंध के हवाले से हमने बातें की कि मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़कियां जिनके ऊपर कोई नज़र, जो अगर अपनी मर्जी करने की कोशिश करे या अपनी रज़ा से शादी करने की कोशिश करे तो उसको गोली मार देना साहिब इज्जत लोगों का काम होता है, और उसको इससे अगर अगवा भी करा के मारी जाए तो नेक काम होता है। फिर अतिया ने एक दो तीन नए रूप हमें दिखाए। एक रूप ये बताया कि हम जब बात करते हैं, जैसे वो भी हो रही थी कि पीर फकीर वडेरे बड़े अमीर लोग जो हैं वो दो दो शादियां कर लेते हैं, लेकिन अतिया ने बहुत से हमारे मर्द सिंधी अदीबों के नाम लेकर हमें बताया कि उन्होंने ये शादी के जायके में दो दो औरतों को शामिल करने का बड़ा लाजमी तरीका इख्तियार किया, और उस पर हमारे सबके जानने वाले सारे ही लोग शामिल। फिर जो बहुत अहम सियासी मामलात हैं जिसकी तरफ अतिया ने इशारा किया, वो ये था कि सियासत में चाहे वो जे सिंध हो और चाहे पलेजो साहब की पार्टी हो, चाहे MKM हो जिसको शीन फारूक ने रेफर किया, और चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये सब पार्टियां औरतों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद अतिया ने ये भी बताया कि हमने कहा कि क्या सियासी शऊर उनके इस्तेमाल से उनका बढ़ता नहीं, कि उनको बसों में भर के और गाड़ियों में भर के इलेक्शन में की तकरीरें सुनने को, और घर से बाहर, और हमारी थोड़ी सी अर्बनाइज्ड जो सेंसिटिविटी है वो ये कहती है कि उनको हम थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं या उनको एक्सपोज करते हैं चीज़ों को, तो होता है। उसने कहा हाँ ये होता है कि अगर आप सिंधियानी तहरीक का उनसे मंशूर सुनना चाहें और ऑब्जेक्टिव सुनना चाहें तो वो फर सुना देंगी, लेकिन उसके बाद अगर आप उनसे उनकी ज़ात या उससे हट के सवाल करेंगी तो उसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो तो बच्चे से भी आप सुन सकते हैं वहाँ, लेकिन औरत के अपने हक अपने शौक की बात चाहें वो कोई पार्टी उन तक मुंतकिल करने की नहीं करती। जब आप उनसे ऑकवर्ड करके सवाल करें तो वो कहती है देखें जब इनकलाब आएगा, जब समाजी निज़ाम बदलेगा तो फिर आपकी तकदीर भी बदल जाएगी। ये उसमें होता है। इसके बाद जो जब शऊर की बात की गई तो उन औरतों ने कहा कि आप किस शऊर की बात करती हैं? हमारा शऊर क्या हमें इजाज़त देता है कि ये नहर जो हमारे घर के बाहर बह रही है इसमें कुत्ते बिल्लियाँ मरी हुई पड़ी होती हैं और इसी का पानी हम पीते हैं? हम कहाँ जाएं? हम इसी का पानी पीने पर मजबूर हैं, लेकिन हमें जलसों में ले जाया जाता है तो हम इसलिए जाते हैं कि कल को हमारी लड़की कोई अगवा ना हो, कोई चीज़ ना हो, हमारी इज्जतें हमारे तहरानों में महफूज रहें। इसके सिलसिले में कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कोई ऐसी खास बात नहीं, वो भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो आखिरी बात अतिया ने कही वो ये थी कि सिंध में सियासी तंजीमें जिसमें सिंधी और नॉन सिंधी सब शामिल हैं, औरतों का आपस में मिलना कोई उसको ना फरोग देती है ना पसंद करती हैं, क्योंकि चाहे सिंधी औरत हो चाहे नॉन सिंधी औरत हो, मसाइल उसके तकरीबन यकसा हैं।
لیکن اس فاصلے کو رکھنے کے ذریعے وہ اپنی دکانداریوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عطیہ کے مقالے کا خلاصہ. ایک بات میں ذرا واضح کر دوں کہ جو آپ نے کہا, میں نے یہ مثال دی تھی کہ کچھ عورتوں کے پاس جب عورتیں گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس نہر سے پانی پیتے ہیں جس میں کتے اور بلیاں مری ہوئی ہیں. وہ اس لیے اس پانی پینے پر مجبور تھی کہ ان کے پاس کوئی متبادل تھا ہی نہیں اور کہیں پر بھی گھما نہیں تھا. وہ کڈنپ یا ہوا ہونے کے ڈر سے نہیں جاتی تھی, مگر ان کے پاس کوئی متبادل تھا ہی نہیں, وہ مجبور تھی. مسرت لغاری نے خواتین اور ادیب خواتین کے مسائل کے بارے میں اپنا مقالہ پڑھا. انہوں نے کہا کہ خواتین عورتوں کے مسائل کو اور زیادہ بہتر طریقے پر اجاگر کریں اور اپنی تحریروں کے علاوہ, جس طرح انہوں نے پرسوں ارشاد حقانی صاحب کو زینب نور کے حوالے سے خط لکھا تھا اور اس خط کی رسپانس یہ کہ ارشاد حقانی صاحب یہاں بھی ان سے ملنے کے لیے ہے اور کہا کہ بہت مجھے اس پہ خط آئے ہیں. تو اس طرح سے جتنے اور دیگر مسائل ہمارے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں ان پر ادیب خواتین کو بھی اپنے قلم کے ذریعے بھی اور دوسرے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ احتجاج اور تحرک میں حصہ لینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کی کتابوں کے اشاعت گھر قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ان مسائل کی بھی نشاندہی کی جس میں خاتون لکھنے والی کو گھر کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ اس میں اپنے کریٹو سیلف کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. اور انہوں نے سفارش کی کہ ویمن ریسورس سینٹرز ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو وہ خواتین کی کتابوں کا اشاعت گھر قائم کرے. اور انہوں نے کہا کہ خواتین کی کتابوں کی دکانیں بھی قائم ہونی چاہیے. شاہدہ حسن نے نئی شاعری جدید پاکستانی عورت کی حیثیت کا اظہار کے حوالے سے مضمون پڑھا. انہوں نے ادا جعفری سے شروع ہو کر زہرا نگاہ, کشور ناہید, فہمی دریال, پروین فنا سید, پروین شاکر, اظہر عباس, فاطمہ حسن, عشرت آفرین, سارہ شگفتہ, تنویر انجم, نسیم سید, شبنم شکیل, یاسمین حمید, ہر ایک کی تحریروں کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہوئے ادب میں ان کی حسیات اور ادراک کے حوالے سے اور باضابطہ اور باقاعدہ بہت خوبصورت مضمون انہوں نے اس میں پیش کیا. ام عمارہ نے افسانے کا جائزہ لیتے ہوئے اردو افسانہ کربے آ گئی اور خواتین افسانہ نگاروں کا تجزیہ کیا. اور انہوں نے تمام لکھنے والیوں کا, تبھی وہ صبح کہہ رہی تھی کہ تمام لکھنے والیوں کا جو کہ 20ویں صدی کی دہائی سے شروع ہوتی ہیں اور اب تک کا تجزیہ کرتے ہوئے شعور اور انہوں نے جو شعور دیا اور جس کربے آگہی سے وہ گزری اس کا انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا. اسی طرح آگے سیدہ گزدر نے اس سبجیکٹ کو ہندی ادب, مائتھولوجی اور اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بر صغیر کی لوک داستانوں کی عورت کی متحرک وجود کو جس طرح فراموش کر دیا جاتا ہے اس کو, اور مرد کے لیے لذت کا سرچشمہ بننے کے لیے کہا گیا تھا, اس کو انہوں نے آخر میں سما کرتے ہوئے کہا کہ عورت نے اب تک مرد کا انتظار کیا ہے اور خود کو مرد سے منوانے کی کوشش کی ہے. سربت نے پنجابی کے مضمون میں خواتین کے کردار کو جس طرح کلاسیکی لٹریچر میں پیش کیا گیا اور جس طریقے سے بورڈ کردار ہیر کا یا سسی کا یا سونی کا ہے اور جو زبان کلاسیکی رائٹرز نے استعمال کی اپنے رائٹنگ کو اعتبار دینے کے لیے عورت کے لہجے میں بات کی, اس کے حوالے سے انہوں نے مضمون پڑھا. یہ تو تھے ان کے مضامین. اسی عرصے میں ہمارے درمیان عذرا عباس, فہمی دریاز, انہوں نے ان کے مضمون کی نوعیت یہ تھی کہ انہوں نے نظموں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بشرا اعجاز نے اپنی کہانی کے ذریعے, مسرت لغاری نے بھی اپنی کہانی کے ذریعے اور عطیہ داؤد نے بھی اپنے کہانی نما مضمون کے ذریعے ہمیں
چیزیں سنائی جس کو بھی ہم انڈر ڈسکشن لے کے آئے اور اس سے ہم نے اپنے موضوعات کا احاطے میں اضافہ کیا. اور اس کو اکٹھے کرتے ہوئے جب ہم اکٹھا کر رہے تھے تو ہمیں دوسرے دن صبح 4 سوالات دیے گئے اور کہا گیا کہ خواتین لکھنے والیوں کے اس پورے اسٹرکچر کو آپ اس پرسپیکٹو میں بھی دیکھیے. اور میں وہ سوال آپ کو پڑھ دیتی ہوں. What do you understand by the women's movement? Next, what does the Pakistani women's movement have in common with the international women's movement? 3. What are the present trends, directions in the Pakistani women's movement? What do we want to see happen here? یہ سوالات ہمیں دیے گئے کہ ہم ادب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان سوالوں کا جواب تلاش کریں. لیکن ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے سے پہلے خواتین کے گروپ نے اس گروپنگ کی انداز پہ اپنی بے اطمینانی کا مشترکہ اظہار کیا. اور وہ آپ نے آج کے دونوں سیشنز کے حوالے سے جو گفتگو اس میں دیکھ لیا کہ اگر آئیڈینٹی کو، اگر ویمن موومنٹ کو، اگر ویمن ڈیولپمنٹ کو ہمارے پڑھی لکھی عورتیں بھی ادیبوں سے الگ رکھ کے دیکھنا چاہتی ہیں اور ادیبوں کو شامل کر کے نہیں دیکھنا چاہتی تو ان کے ایٹیٹیوڈ میں اور سرکار کے ایٹیٹیوڈ میں کوئی فرق نہیں. اور اگر ادب کو ڈسکس بغیر ادیبوں کے سمجھے ہوئے کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی شاید کوئی عقل مندی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے بالکل اس سیگریگیشن کو اسی طرح سے لیا جس طریقے سے ڈی کلاس لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور اے کلاس لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو تھی وہ چونکہ کہا گیا تھا کہ نوٹ کریں اور کہا تو وہ میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتا دیا. اور جو یہ چاروں سوال تھے اس کا جواب ان لوگوں نے مشترکہ ابتدائیے کی شکل میں مرتب کیا اور وہ یہ ہے کہ برصغیر کے ادب میں 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب 20ویں صدی کے اختتام تک خواتین لکھنے والیوں نے موضوع، اسلوب، حیت اور مواد کے لحاظ سے غیر روایتی اور انقلابی تحریریں پیش کی ہیں. 1896 میں رقیہ سخاوت حسین سے لے کر 1994 میں عطیہ داؤد اور زیبا الیاس تک جو تخلیقات سامنے آتی ہیں ان کی بین الاقوامی تراجم اس بات کی شہادت ہے کہ پاکستانی خواتین کی تخلیقات کو خواتین کی تحریکات کو سمجھنے کے لیے بطور حوالہ پیش کیا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ تھی خواتین لکھنے والیوں کے موضوعات جن کی نشاندہی ورک شاپ کے ان مضامین میں جو ان کا صرف میں نے خلاصہ پیش کیا کی گئی ہے. پہلی بات، انفرادی تشخص رکھنے والی عورت کی تنہائی اور المیہ. نمبر 2، غیر ممالک جانے والے افراد کے بعد اکیلی رہ جانے والی عورت کی نفسیاتی، جذباتی، جسمانی اور معاشرتی ناآسودگی. نمبر 3، بے نام عورت کی کہانی جو کسی کی والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے اور جس کے وجود کو تسلیم کرنے کی روایت نہیں ہے. نمبر 4، مارشل لا، مذہبی جنونیت اور عورتوں کے خلاف جعلی قوانین. نیکسٹ، ہر طبقے کے مردوں کی جاگیردارانہ ذہنیت اور منافقانہ رویے. 6، عورتوں کو پہنچائے جانے والی ذہنی اور جسمانی اذیت. 7، عورت کے اپنے وجود اور شناخت کی تلاش. 8، روایت شکن عورتوں کے خلاف خود عورتوں کی مزاحمت. 9، عورت مرد کے رشتے کی بے احساسی کیفیت. اور 10، جدید عورت کی ناتمام ذمہ داریاں اور فیصلوں کی دہلیز سے باہر کھڑے رہنے کی تاکید. اگلا تھا کہ خواتین لکھنے والیوں کو خود کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں سماج میں، گھر میں، پلیٹ فارم پہ، جلسوں اور کارروائیوں میں. پہلی چیز یہ کہ تنقید لکھتے ہوئے عموماً مرد نقاد عورت کی تحریر کے بجائے اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. نمبر 2، جدید لکھنے والیوں کی تحریروں کا منظرنامہ نہ صرف مرد لکھنے والے سمجھنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ عورت تخلیق کاروں کی صلاحیتوں سے خوفزدہ معلوم دیتے ہیں. نمبر 3، عورت لکھنے والی کو گھر میں لکھتے وقت مرد کے مقابلے میں کسی یکسوئی کے لائق نہیں سمجھا جاتا
जबकि मर्द लिखने वाले के लिए अलहदा कमरा, बहुत सी सिगरेट, बहुत सी चाय और बच्चों को खामोश रखने की तलकीन की जाती है। नंबर 4, औरत लिखने वालियों को मर्दों की बनाई हुई हुदूद से बाहर निकलने पर गर्दन ज़दनी करार दिया जाता है। नंबर 5, संजीदा और बोल्ड तहरीरों के लिए रेडियो और टीवी के दरवाजे कतई तौर पर बंद हैं। नंबर 6, फेमिनिज्म और औरत लिखने वालियों के मसाइल पर मीडिया में किसी किस्म की बात करने की इजाजत नहीं है। नंबर 7, सूबाई और मरकजी सतह पर इल्मी अदबी इदारों, टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, फ़नून लतीफ़ा और सकाफती इदारों और तहक़ीक़ाती मराकज़ में ख़वातीन लिखने वालियों की कोई नुमाइंदगी नहीं की जाती है। अब एक और मुश्किल काम, औरतों की तंजीमों का ख़वातीन लिखने वालियों के साथ बेहिसी और लाताल्लुक़ी का रवैया। 1983 में किश्वर नाहिद की और 1985 में सईदा गस्तर की किताबें बैन की गई थी। किसी भी औरतों की तंजीम ने न नोटिस लिया, न एहतजाज किया, न कोई मज़मून लिखा। गुज़िश्ता 15 बरस में बारहा फहमिदा रियाज को संगीन सियासी इल्ज़ामात में मुलव्वस किया गया, उस पर 14 मुकदमात कायम किए गए, उसे मुल्क से बदल बनाने पर मजबूर किया गया, पिछले दिनों उसे नौकरी से निकाला गया, मगर किसी तंजीम ने न उस वक्त और न अब तक हालिया सियासी इल्ज़ामात पर कोई आवाज़ उठाई। आखिरी बात, ख़वातीन लिखने वालियों को अपने ख़यालात और नज़रियात के बिला झिझक इजहार के बाइस दफ्तरों में इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है और बनाया जाता है, और ये चंद औरतें हैं जिनको किया जाता है, मगर औरतों की तंजीमें इस बात का कभी नोटिस नहीं लेती। अब तजावीज़, औरतों ने क्या तजावीज़ पेश की? सबसे पहली तजवीज़, और वो तजवीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है कि वो लफ्ज़ जिनको हम लुगत से खारिज करना चाहते हैं, वो लफ्ज़ की बाज़गश्त यहाँ भी बार बार हुई, और वो होना कोई बुरा और गलत इसलिए भी नहीं है कि जिन चीज़ों के हम आदी होते हैं या जिसको समाज में पढ़ते पढ़ते बूढ़े होते हैं, उनको अपने अंदर से निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वो जिनकी तख्लीक़ात होती हैं, मसलन सिन्फ़ नाज़ुक का लफ्ज़ है, निस्वानियत का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ वो हैं जो मर्दों ने हमें कमज़ोर और उसी मकाम पे रखने के लिए, चार दीवार में रखने को बनाए थे, जो जिसका उनको ख़ास मतलब था। तो हमने तजवीज़ पेश की कि औरत के अदब और माफ़ी ज़मीर को बयान करने और समझने के लिए लुगत और इस्तारात की तब्दीली की ज़रूरत है। मसलन निस्वानियत और सिन्फ़ नाज़ुक की जगह औरत और औरतपन की इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाएँ, और इसी तरह बाकी तमाम लफ्ज़ों के इंतखाब में भी ज़रा थोड़ी सी एहतियात और तवज्जो बरती जाए। औरतों का गैर रिवायती हफ्त रोज़ा जारी किया जाए, जिसमें नेक परवीन किस्म की कहानियाँ और औरतों की इस्लाह की नज़में शामिल न की जाएँ, और वो तमाम मसाइल उठाए जाएँ जिनमें औरत के साथ इम्तियाजी सलूक और गैर मुसावी दर्जा दिया जाता है। नंबर 3, औरतों के अदब का अशात घर कायम किया जाए, जिसमें बैनुल-अक़वामी अहम ख़वातीन के अदब के तराजुम किए जाएँ। वो तख्लीक़ी अदब जिसे पाकिस्तान में औरत के हवाले ममनुआ करार दिया जाता है, उसकी अशात का एहतमाम किया जाए। ख़वातीन का शऊर बुलंद करने के लिए पोस्टर्स, पैम्फलेट व दीगर सपोर्टिव इंफॉर्मेशन आम ख़वातीन तक पहुँचाने के लिए कैसेट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का एहतमाम भी ख़वातीन अशात कर ही करे। उर्दू और पाकिस्तान की दीगर कौमी ज़बानों की तख्लीक़ात ख़वातीन की मुंतखब तहरीरें इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक शामिल की जाएँ। कि गुज़िश्ता 15 बरस में जब बहुत शोर मचा कि आप, अब रूबी कह रही थी ना कि वहाँ पे वही पुराने राइटर्स को पढ़ाने का कहते हैं, जब यहाँ निसाब में शोर मचाया गया तो उन्होंने जदीद अदब में नासिर काज़मी तक को तो शामिल कर लिया, लेकिन किसी खातून लिखने वाली को शामिल नहीं, किसी भी खातून लिखने वाले की तहरीरों को शामिल नहीं किया गया। और इसको पता करने के लिए और इसको समझने के लिए वही बात जिसके लिए ये आज की मीटिंग है, वो ये है कि हमें आपस में इंटरेक्शन हो और पता चले कि क्या चीज़ें हों, तो ये तमाम मामला इस पे हल हो सकते हैं।